तो आज हम लोग बात शुरू करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। और प्रोकैरियोटिक सेल में मेनली रिप्रेजेंट करते हैं किसको? बैक्टीरिया को। और बैक्टीरिया हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पूरे मोनेरा में। तो मोनेरा का जो इलाका है वो किसका इलाका है? प्रोकैरियोटिक। और कौन मेन ऑर्गेनिज्म? बैक्टीरिया। ठीक है, तो पूरे मोहल्ले में आप जाएंगे प्रोकैरियोट्स के तो वहाँ पे सिर्फ बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया दिखाई देगा। अब बैक्टीरिया का ही कोई दादाजी बैठे हुए हैं आर्की बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पीछे पीछे कोई डेवलप हो रहा है माइकोप्लाज्मा, लेकिन मेन जो माफिया वहाँ का कौन है? वो बैक्टीरिया है। प्रोकैरियोटिक कहो चाहे मोनेरा कहो, एक ही नाम आएगा उभर के, क्या? मैं हूँ बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया कहता है कि छोटे हुए तो क्या हुआ, घाव करें गंभीर, ऐसी चोट देंगे बेटा भूल जाओगे। क्योंकि है ये कैसा? सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये बात मोनेरा में भी लिखवाई थी, ये बात यहाँ भी लिखनी पड़ेगी कि सिंपलेस्ट होते हुए भी बवाल मचाए रहते हैं कौन? बैक्टीरिया। सिंपलेस्ट विद मोस्ट कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजी। ये बात किसके बारे में हो रही है? बैक्टीरिया जो सिंपलेस्ट है कि कॉम्प्लेक्स है? सबसे सिंपलेस्ट है, सबसे पिद्दी है। और बायो की सबसे लेटेस्ट कौन सी ब्रांच है? बायोटेक्नोलॉजी। वहाँ पे बिना बैक्टीरिया के कुछ नहीं हो रहा है। बैसिलस एमआई, लोफेसियंस, बैम H1, ठीक है, बैसिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, हिंद जो हो गया, EcoRI, सब बैक्टीरिया पूरा माहौल ही बैक्टीरिया को। और सबसे एडवांस में इधर से उधर भाग रहे हैं, प्रो से यू में जा रहे हैं, यू से प्रो में जा रहे हैं। ठीक, नई नई जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स बना रहे हैं कौन? बैक्टीरिया। तो पूरा जो है इनका ये माहौल। लेकिन हाल फिलहाल अगर पूछा जाए कि भैया कहाँ से रहने वाले, कहाँ के हो तुम, तो कहेगा कि हम रहने वाले मोनेरा किंगडम है। और पूरी सेल हमारी कौन सी है? सब प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हम बैक्टीरिया को मेनली रिप्रेजेंट करते हैं। और बैक्टीरिया में न्यूक्लियस तो नहीं है, न्यूक्लियस तो खुलेआम है इनका। हाँ, न्यूक्लियस जो है वो क्या है? न्यूक्लियस में तो यहाँ पर DNA है, RNA है, प्रोटीन्स हैं, लेकिन आसपास चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं है। ये सारा काम खुले में हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। हाँ, ये है कि यही वो कंट्रोलिंग सेंटर है। जैसे नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस कहलाता है, वैसे ये यहाँ पे न्यूक्लियाइड है। न्यूक्लियस तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? न्यूक्लियाइड बोलते जाइएगा। नाम क्या कहेंगे इसको? न्यूक्लियाइड कहेंगे, या इसी को कहते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? ठीक है ना। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर है, वो जानकारी हमें आगे काम आएगी। और जब आगे काम आएगी तो यू विल डांस टू सी दिस स्टेप। डांस करने लगेंगे आप किसको देख के? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है वो सेल्फ डांस है, मतलब सेल्फ डुप्लीकेटिंग, ठीक है, ऑटोनॉमस, नॉन न्यूक्लियर, न्यूक्लियस में कंसीडर नहीं किया जाएगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, नॉन न्यूक्लियर और नॉन एसेंशियल। किसके लिए नॉन एसेंशियल? इस बैक्टीरिया के लिए, जिस बैक्टीरिया में रह रहे उसके लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और जब घर में वैल्यू नहीं होती तो वैल्यू कहाँ होती है? बाहर होने लगती है। ठीक है, नहीं घर में कौन समझ रहा था, बाहर मोदी मोदी हो गए। सर्कुलर और एक्स्ट्रा, तो ये हो गए प्लाज्मिड। प्लाज्मिड समझे तो डांस होने लगेगा। यही सेम उठा के कस्पेट कर देंगे जब बायोटेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ रहे होंगे, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ठीक है, वहाँ और दूसरे प्लाज्मिड लेने जाएंगे।
लेकिन ये बहुत नेचुरल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। क्या नाम लिया हमने? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। कौन सा डीएनए? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो फिर क्रोमोसोमल डीएनए कौन है? ये वाला जो डीएनए है वो क्रोमोसोमल डीएनए है। तो क्रोमोसोम कहाँ है? अरे सुनते तो जाओ, इतनी जल्दी क्या है? ये आरएनए है, प्रोटीन्स हैं, ये सब मिल करके बना रही न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियाइड, इंसिपिएंट न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसलिए कह रहे हैं इसको कैसा न्यूक्लियस? नेकेड न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस? नेकेड न्यूक्लियस। तो क्रोमोसोमल डीएनए तो कह रहे हैं इसको, डीएनए कहिए या क्या कहिए? क्रोमोसोमल डीएनए और सिंपली डीएनए। लेकिन हम इसे क्रोमोसोम नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि ये सेल है क्या? प्रोकैरियोटिक। अगर होती सेल क्या? यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं डीएनए। डीएनए के साथ जुड़ती हैं बेसिक प्रोटीन्स, या जिनको कहते हैं क्या? हिस्टोन्स। तो ये बनाते हैं न्यूक्लियोसोम। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? और न्यूक्लियोसोम ही बनाता है क्या? क्रोमोसोम। ये बात किस में हो रही? प्रोकैरियोट्स में कि यूकैरियोट्स में? यूकैरियोट्स में। लेकिन प्रोकैरियोट में क्या हुआ? मामला पलट गया। किसमें? इन प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट में क्या हो रहा है? डीएनए है या नहीं है? है। हिस्टोन है? नहीं है। नो हिस्टोन। जब हिस्टोन नहीं तो न्यूक्लियोसोम होगा? नहीं होगा। जब न्यूक्लियोसोम नहीं होगा तो कहेगा क्रोमोसोम। तो क्या लिखेंगे? नो क्रोमोसोम। तो अल्टीमेटली क्रोमोसोम की तरह ऐड करने वाला बचा कौन? डीएनए। डीएनए ही क्रोमोसोम है, डीएनए ही डीएनए है, डीएनए ही डीएनए। क्रोमोसोम कह दो, क्रोमोसोमल डीएनए कह दो, क्रोमोसोम कह दो। लेकिन कौन सा? प्लाज्मिड वाला कि बीच में आरएनए के साथ, प्रोटीन के साथ? सर वो आरएनए के बीच में जो न्यूक्लियर, वो बैक्टीरियल सेल के डे टू डे में काम आएगा। वो एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा अफेयर में इन्वॉल्व रहता है, एक्स्ट्रा काम करता रहता है, कहीं ट्रांसफ़र कर रहा है, कहीं जुड़ रहा है, कहीं किसी को ट्रांसफॉर्मेशन में काम आ रहा है। लेकिन सेल के कंट्रोलिंग सेंटर के फॉर्म में हमारा ये जो डीएनए काम आता है, इसको कहते हैं क्रोमोसोमल डीएनए। याद रखना, प्रोकैरियोट में कौन सा वर्ड यूज नहीं करेंगे? क्रोमोसोम। क्योंकि प्रोकैरियोट में क्या ना था? हिस्टोन नहीं था, ना है। इसलिए क्या नहीं है? इसलिए नहीं है क्या? तो क्रोमोसोम को अकेला कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? इसी डीएनए को हम कहते हैं कौन सा क्रोमोसोम? क्रोमोसोमल डीएनए। क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल डीएनए। तो प्रोकैरियोट्स की प्रोकैरियोट की बात हो गई और यूकैरियोट्स भी हो गए। नोट कर लिए पूरा? ठीक। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर कहा जाए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे आप तो सीधे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप की बात करेंगे तो आपको टिक करना पड़ेगा या काटना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। लेकिन जब हम कहते हैं कि सेल एनवेलप के बारे में बताइए तो आप कहेंगे यस, सेल एनवेलप प्रोकैरियोट्स में भी है। सेल एनवेलप में 3 लेयर है। सबसे बाहर की तरफ जो लेयर उसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। कौन सी कैलिक्स? ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट। और इस ग्लाइकोकैलिक्स में 2 कहानी हो सकती हैं, आइदर दिस और वो, आइदर दिस और दैट। क्या? आइदर स्लाइम लेयर, आया था, ऑफ म्यूकस की रहेगी, या फिर कैप्सूल पाया जाएगा प्रोटीन का। स्लाइम लेयर, कैप्सूल लेयर। स्लाइम लेयर को एक और नाम देते हैं म्यूसिलेजिनस लेयर। यस सर, म्यूसिलेजिनस। ठीक है, आइदर दिस और ये। अब ये बात अलग है कि जब आपको हम पढ़ा रहे होंगे जेनेटिक्स, तब बताएंगे यही जो कैप्सूल है वो बनाता है कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया।
याद है ना, ग्रिफ्थ ने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था। यस सर। एक कैप्सुलेटेड है, एक नॉन कैप्सुलेटेड। जो कैप्सुलेटेड है वो स्मूथ है, जो नॉन कैप्सुलेटेड है वो रफ है। जो स्मूथ है वही खतरनाक है, ज़्यादा चिकनी बातें करने वाला खतरनाक है। जो स्मूथ है वही वायरुलेंट है, टॉक्सिक है। जो रफ है वो नॉन वायरुलेंट है, नॉन टॉक्सिन है। ये दो लक्षण वाले, दो स्टेन वाली बातें जेनेटिक्स में पढ़ेंगे हम लोग। तो कैप्सूल का मतलब वही बाहर वाली लेयर। ग्लाइकोकैलिक्स प्रोकैरियोट्स में होता है क्या? ग्लाइकोकैलिक्स यूकैरियोट्स में भी होता है? देखेंगे इस क्वेश्चन का जवाब आगे एपिसोड में दिखता रहेगा आपको, अभी देखते रहिए। ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर, उसके बाद में पाई जाती है सेल वॉल। सेल वॉल बनी होती है, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। किसकी बनी हुई? पेप्टिडोग्लाइकन। ग्लाइकन वर्ड जो है यूज करते हैं पॉलीसेकेराइड के लिए। कहीं ग्लाइकन लग गया इसका मतलब है कि क्या है? एनदर नेम ऑफ पॉलीसेकेराइड। तो कहने लगे क्या हम पॉलीसेकेराइड को ग्लाइकन कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, कोई नहीं रोक रहा है। पॉलीसेकेराइड और ग्लाइकन सुना होगा, ग्लूकोसामीन ग्लाइकन। तो ग्लूकोज के साथ अमीन जुड़ गया और रिपीटेड बना लिया पॉलीसेकेराइड, उसको कह दिया ग्लूकोसामीन ग्लाइकन। ये अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे बायोमॉलिक्यूल में। तो पेप्टिडो क्या हो गया? पेप्टिडो हो गए अमीनो एसिड्स। कौन हो गए? तो अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड चिपक के इनके पॉलीमराइजेशन से बना लिया उन्होंने पेप्टिडो, और जुड़ गया किसके साथ में? एक पॉलीसेकेराइड के साथ। सेलुलोज नहीं होगी इसमें, पेप्टिडोग्लाइकन है, दैट इज नोन एज अमीन पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड्स। कौन से अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं, क्या बना रहे हैं? तो कभी कभी पूछा गया है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नाम लिख सकते हैं आप। नाम है नाग मेरा, एन एसिटाइल। हाँ, एन एसिटाइल मुरैमिक एसिड। ऑन एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड। ये हो जाता है नाग और नाम। ठीक, ये दोनों अल्टरनेट लगे रहते हैं एक दूसरे के बाद, एक दूसरे के बाद। डबल लेयर होती है इसकी। और पॉलीसेकेराइड साथ अटैच रहते हैं। ये एक कवरिंग बनाते हैं जो इसे प्रोटेक्ट करती है, बचा के रखती है। और तीसरी लेयर जैसे हर जगह वैसे यहाँ पर भी है, कौन? सेल मेम्ब्रेन। जैसे हर जगह वैसे यहाँ पर भी है सेल मेम्ब्रेन, या जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा लेमा। जो अलग अलग मॉडिफिकेशन शो करेगी, कहीं ट्यूबुलर फॉर्म में, कहीं वेसिकल्स फॉर्म में, कहीं सैक फॉर्म में, और इसकी रिपेयरिंग करती रहेगी। साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन वही है, काहे की बनी हुई? लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जिसमें से इनको कह देते हैं हम लोग फास्फोलिपिड और प्रोटीन, मेनली फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। ठीक है, फास्फोलिपिड और प्रोटीन किसको कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा लेमा जो बनी हुई है। लेकिन इनकी जो प्लाज्मा लेमा है ये एक और खेल दिखाती हैं। क्या? ये फोल्ड होकर के एक ऑर्गेनल बनाती है, इसे कहते हैं मीजोसोम। कौन सा सोम? मीजोसोम। इनफोल्डेड क्या है ये? सेल मेम्ब्रेन। और काम आता है ऐसे ही जैसे कि हायर में कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए कहते हैं एनालॉगस टू। तो एनालॉगस शेप में सेम होंगे, फंक्शन में सेम होंगे? शेप तो दिख ही रहा है, इसका अलग है, माइटोकॉन्ड्रिया अलग होता है। तो ये भी यहाँ पर फूड के ऑक्सीडेशन करता है, एनर्जी रिलीज कराता है और नरिशमेंट में
एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ऑटोनोमस हाँ, मीजोसोम। मीजोसोम मीजोसोम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सेल वॉल की सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो है वो इनके बीच में रखी हुई है, जो सेलुलोजिक है कि नॉन सेलुलोजिक है, किसकी बनी हुई है? पेप्टिडो ग्लाइकन में पेप्टिडो क्या है? प्रोटीन के अमीनो एसिड्स, और ग्लाइकन क्या है? पॉलीसेक्राइड्स। तो बना दिया पेप्टिडो ग्लाइकन। क्या बना दिया? कंप्लीट करिए। क्वेश्चन न्यूक्लियर नॉन न्यूक्लियर के बाद क्या लिखेंगे सर? ऑब्लिक नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल किसके लिए? टू बैक्टीरियल सेल। सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो ज़्यादातर हम कहते हैं बैक्टीरियल सेल में दो तरह की कहानी होती है, दो तरह के डीएनए होते हैं। एक क्रोमोसोमल डीएनए जो मिलेगा कहाँ पर? न्यूक्लियाइड में, और दूसरा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो कह रहे हैं किसको? प्लाज्मिड को। ठीक है, सिंपल है। सिंपल बाइनरी फिजन के थ्रू डिवीजन होता है बीच में से ज़्यादातर। तो नहीं, ए माइटोसिस है, पूरा पूरा न्यूक्लियस बीच में से डिवाइड हो जाता है खटाखट। दूसरा, यहाँ से ही कहानी शुरू होती है। ये सिंपलेस्ट होते हुए ही, बाइनरी फिजन करते हुए भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। कैसे? पूरा पूरा अपना जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफ़र कर दें, या किसी और के साथ जुड़ जाएं, या किसी और के साथ जुड़ के तीसरे में चले जाएं। ठीक है, तो बहुत बड़े ये मॉडिफिकेशन शो करते हैं, और उन सबको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में डील भी कर लेंगे, कोई बचेगा नहीं। यहाँ तक नोट कर लिया? ये हो गया। तो ये मान लो कि तुमने बैक्टीरिया की पूरी कहानी पढ़ ली है। और एक लाइन लिख लेना, द ओनली सेल ऑर्गेनेल, द ओनली सेल ऑर्गेनेल। नीचे वाला नहीं, कौन सा सर? प्रोकैरियोट्स में लास्ट में लिख लो, द ओनली सेल ऑर्गेनेल। सिर्फ एक सेल ऑर्गेनेल है, कौन सा? द ओनली सेल ऑर्गेनेल दैट करके राइबोसोम। राइबोसोम which is commonly present in both prokaryote and eukaryote. इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। अब ये बात अलग है कि प्रोकैरियोट में 70S है, यूकैरियोट में 70S भी और 80S भी। तो राइबोसोम पढ़ेंगे तब समझेंगे। ये पूछा जाए कि कौन सा ऑर्गेनेल है जो दोनों में है? राइबोसोम। सेल मेम्ब्रेन कौन सा सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है? दीवार पूछी जा रही, कमरा पूछा जा रहा है, कमरे के अंदर का सामान पूछा जा रहा है नहीं? कोई पूछे कि कौन सा ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोट्स में वैसे ही है जैसे यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया है? मीजोसोम। तो जब कोई ऑर्गेनेल सेम होते हैं, वो कई जगह लिखवा चुके हैं, उसे कहते हैं एनालॉगस। जैसे स्पंजेस में ऑस्टिया एनालॉगस टू माउथ, ऑस्कुलम एनालॉगस टू एनस। तो एनालॉगस मतलब सेम इन फंक्शन। तो मीजोसोम इज एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ हायर सेल्स। ठीक है, हाँ देखो, प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल, ये मालूम है, माइकोप्लाज्मा में तो होती नहीं है। फ्लूइड मैट्रिक्स सेल साइड, देयर इज ए वेल डिफाइंड, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जेनेटिक मटेरियल नंगा है क्योंकि एनवेलप कपड़ा नहीं पहने हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, कैसे इसमें तो दी है भैया, आगे पढ़ लो, नॉट एनवेलप्ड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हाँ, एनसीईआरटी पढ़ते समय लोग पढ़ते ही नहीं है। ये देखिए सर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिखा है, पाई जाती है। अरे यहाँ से पढ़ो, नॉट एनवेलप्ड बाय, है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? नहीं है। लेकिन जीनोमिक डीएनए, या जिसको कहते हैं सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, वो है। कई बैक्टीरिया में स्मॉल सर्कुलर डीएनए और पाया जाता है जीनोमिक के अलावा। इस स्मॉलर डीएनए को कहते हैं प्लाज्मिड।
प्लाज्मिड यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर लिए रहता है, और ये कैरेक्टर जो है वो ज़्यादातर हमने देखा रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, पढ़ते नहीं है, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो इनको आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन तुम इसी में पढ़ लोगे, किसमें, मेडिकल की तैयारी में। और बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए बनाता, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाएगी, यूकैरियोट्स में। कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होता है किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कॉमन, किसको छोड़ करके, राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स में कुछ यूनिक इंक्लूजन्स भी पाए जाते हैं, स्पेशली जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं, जिसको कह रहे हैं मीजोसोम, और जो कि कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, प्रोकैरियोट्स की। और ये बन रही है बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब बताओ कौन सा पॉइंट छूट गया है, कौन सा नहीं आता है, सब आपको पता है। अब बहानेबाजी भले ही करते रहो, अलग बात है। फिनोटिपिक का क्या मतलब है? फिनोटिपिक मतलब बाहर के कैरेक्टर, जीनोटिपिक का मतलब जीन में, फिन मतलब मॉर्फोलॉजिकल हो गया, मॉर्फोलॉजिकली फिनो हो गया, और जीन है तो वो जीनोटाइप हो गया। ठीक है, ये आ गया आपकी स्लाइम लेयर, कैप्सूल, सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकन, वेसिकल ट्यूब्यूल नेमली मीजोसोम, डीएनए आरएनए। हाँ, ये और जोड़ देंगे उसी डायग्राम में, डायग्राम तो बना ही चुके हो ना। इनको लिख लेना, पिलाई पाई जाती हैं, और पिलाई जो है पिल जाती हैं, कहाँ पिल जाती हैं, पिलाई जो है वो कनेक्टिंग प्रोटीन्स हैं। करने ये एफेक्टर नहीं बनाएंगे, एफेक्टर तो हम अंदर कहते हैं उसके लिए, जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर हो गया F+F-, वो सब खत्म, अब नहीं पूछा जाता है। ये तो पिलाई है, ठीक है, पिल जाती हैं, कहते हैं पिल जा करके, कुछ जा पकड़ ले, पिल गए, कह रहे ना पिलो, कह रहे भाई हमारा काम ही, हमारा नाम ही पिलाई है। तो ये किसमें पिलते हैं, सेल में। सेल से सेल कोई भी चीज़ आपको ट्रांसफर करनी है तो दो गाड़ियाँ सटानी पड़ेंगी, जोड़नी पड़ेंगी, जोड़ने में ये काम आते हैं। कॉन्जुगेशन में तब करेंगे। अब ये इनका नेचर है कि इन्होंने तो जोड़ दिया, ठीक, किसको जोड़ दिया, बिटवीन टू बैक्टीरिया। अब अगर इनके थ्रू आप एक्सचेंज कर रहे हैं किसको, जेनेटिक मटेरियल को, तो कहेंगे इनको सेक्स पिलाई। और अगर आपने खाली क्या किया, खाली जो है वो साइटोप्लाज्म को एक्सचेंज कर लिया, कोई सॉलिड मटेरियल एक्सचेंज कर लिया, तो उसको कहते हैं फिर सोमैटिक पिलाई। तो ये डिपेंड करेगा कि आप क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल की स्टोरेज फूड या साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म करते हैं तो सोमैटिक पिलाई, अदरवाइज सेक्स पिलाई। पिलाई का काम ही पिल जाना, जुड़ जाना, अटैच कर देना। क्यों बता रहे हैं बार बार ये टर्म, क्योंकि इससे आप कंफ्यूज ना हो। दो सेल को जोड़ते लिए तो पिलाई है, लेकिन इसको अकेले भी तो कहीं सरफेस पे जगह दोगे, तो उसके लिए इनके पास छोटी छोटी ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को कहते हैं फिम्ब्री या ब्रिसल्स। क्या कहते हैं, फिम्ब्री या बेसिल्स। फॉर अटैचमेंट, दोनों बातें अलग हैं। पिलाई क्या कर रहा है, विद बेस, ये दो सेल को कनेक्ट करा रहे हैं, कॉन्जुगेशन हो रहा है साइटोप्लाज्म को या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट को, जेनेटिक मटेरियल को, तो ये दो सेल के बीच में कनेक्शन कर रहे हैं। ये सिर्फ उस सेल को अटैच करा रहे हैं, दोनों में फर्क है। ये हल्के छोटे छोटे ब्रिसल्स हैं। कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो है वो फ्लैजेला भी पाया जाता है, और ये बना होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। याद रखना, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहाँ है, कौन सी, फ्लैजेलिन। कौन सी, फ्लैजेलिन। तो इसमें ये रहेगा बेसल बॉडी,
दूसरा पाया जाता हुक, तो ये तो साइटोप्लाज्म में पहुंच गया। हुक जो है ये मौजूद रहेगा सेल मेम्ब्रेन में, और बाहर हवा में लहराता हुआ, तमंचे पे डिस्को दिखाता हुआ कौन रहेगा? फ्लैजिला। ठीक, एंड दिस फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कौन? कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन है? फ्लैजिलिन का बना हुआ है। हायर सेल्स में, हायर सेल्स का मतलब कौन से सेल्स? यूकैरियोटिक के अंदर ये फ्लैजिलिन नहीं होता, ट्यूबुलिन होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। फिर सीलिया और फ्लैजिला कैसे मूव कर लेते हैं यूकैरियोट्स में? वो तो ट्यूबुलिन नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, क्योंकि उन सीलिया फ्लैजिला के साथ एक और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन लगी होती है, डायनिन। डायनिन के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, समझे? डायनिन के मूवमेंट से सीलिया फ्लैजिला में मूवमेंट होगा। बात समझो कि नहीं समझो? तो अब आपको शांत मन से रिलैक्स होकर के ध्यान से समझना है कि हमने प्रोकैरियोटिक सेल को बाहर से अंदर पढ़ना है। पहला याद रखना है प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन सी हैं, तो एक ही नाम आएगा, बैक्टीरियल सेल। ठीक, एक ही किंगडम याद आएगा। मोनरा के सारे चाचा दाऊ दादा सब याद आने चाहिए। बैक्टीरिया तो आज ही का है, नया है, एडवांस है, यू है। पुराना वाला दादा कौन था, और नया वाला अभी पिद्दी जो डेवलप हो रहा है, कोई शेप नहीं है, माइकोप्लाज्मा। ये सब किस में आएंगे? प्रोकैरियोट्स में। एक जो बैक्टीरिया लिया गया कहाँ से? नीली हरी से। क्या नाम उसका? साइनोबैक्टीरिया के नाम से चौड़ा रहा है, खा पी रहा है, हेट्रोसिस लिए हुए सब काम कर रहा है, वो सब भी किस में आएगा? मोनरा में, प्रोकैरियोटिक सेल में। अब आप रिलैक्स मोड से बाहर से अंदर आइए। सेल एनवेलप है कि न्यूक्लियर एनवेलप है? सेल एनवेलप है। सेल एनवेलप में सबसे बाहर की लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, अगर म्यूसिलेजनस है तो स्लाइम लेयर, सॉलिड प्रोटीन है तो कैप्सूल। दोनों एक साथ, ट्रू फॉल्स? नहीं होंगे कि होंगे? दोनों में से एक होगा, आइदर स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल पाया जाएगा। हटाओ इनको। सेकेंड लेयर कौन सी आ गई? सेल वॉल। सेलुलोज की बनी होती है, ट्रू फॉल्स? फिर काय की बनी होती है? जिसमें ग्लाइकन क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है? ग्लाइकन पॉलीसेक्राइड है, और पेप्टिडो अमीनो एसिड्स। सेल वॉल की बात हो गई। सेल मेम्ब्रेन, जैसे हर सेल में वैसे यहाँ पर है, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन फोल्ड होकर के एक ऑर्गेनेल बनाती है जो कि एनालॉगस है किसके साथ? माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। ये हम बाहर से धीरे धीरे अंदर की तरफ आते गए, बिल्कुल सेंटर में पहुंचे तो पता चला न्यूक्लियस मेम्ब्रेनस विदाउट मेम्ब्रेनस। नेकेड है कि कोटेड है? नेकेड वाले में जो डीएनए है उसको कौन सा डीएनए कह रहे हैं? क्रोमोसोमल की एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल? और बाहर वाला दूसरा जो डीएनए है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल के लिए दूसरा नाम प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा फेयर हायर ब्रांचेस में यूज होगा प्लाज्मिड की क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोम नहीं होता है क्योंकि प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन्स या बेसिक प्रोटीन नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्रोमोसोम भी नहीं है। और क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है अपना कौन? इसका डीएनए। ठीक, ये बातें हो गई यहाँ पर। और सेल मेम्ब्रेन के नाम पर इसमें मीजोसोम हो गया। इसके अलावा हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन का वही नेचर है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोलिपिड, जो हायर में है। ठीक, ऑर्गेनेल जो कॉमन है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, राइबोसोम। ठीक, वो स्ट्रक्चर जो सेल टू सेल जोड़ेंगे, पिलाई, जो ट्रांसफर कराएंगे, पिलाई। ट्रांसफर हो रहा है नॉर्मली साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, सोमैटिक पिलाई, रिप्रोडक्टिव जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है। तो कौन स्ट्रक्चर जिसके थ्रू ये सरफेस से अटैच होगा? तो कौन स्ट्रक्चर है जो मूवमेंट कराएंगे? फ्लैजिला बना हुआ है, फ्लैजिलिन का कि ट्यूबुलिन का? प्रोकैरियोट्स में
फ्लैजेलिन का, यूकैरियोट्स में ट्यूबुलिन का, प्रोकैरियोट्स में फ्लैजेलिन कॉन्ट्रैक्टाइल नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, सर प्रोकैरियोटिक में कॉन्ट्रैक्टाइल कॉन्ट्रैक्टाइल और यूकैरियोटिक में नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। तो फ्लैजेला शुरू होगा साइटोप्लाज्म से कि सेल मेम्ब्रेन से कि सरफेस से? सरफेस से। फ्लैजेला तो मेम्ब्रेन है, फ्लैजेला का फिलामेंट पार्ट होगा ना, फ्लैजेला तो पूरा है। यस सर, फ्लैजेला में हाँ। अंदर से फिलामेंट कहाँ से? फिलामेंट तो ऊपरी हो गया, यस सर, लेकिन पूरा पार्ट कहाँ से शुरू होगा? बेसल बॉडी, फिर हुक, फिर फिलामेंट। बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, पिम्पलाई फिम्बरी, कहानी खत्म। ठीक है, अब आता है हमारा यूकैरियोटिक सेल। यहां से स्टोरी चलेगी। यहां की बातें भी आपको बता चुके हैं। देखो, यूकैरियोट्स में सभी आ जाएंगे, प्रोटिस्टा भी आ जाएगा, प्लांट भी आ जाएगा, एनिमल भी आ जाएगा, फंजाई भी आ जाएगी। प्रोटिस्टा का मतलब यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर विदाउट क्लोरोफिल, मल्टीसेलुलर विदाउट क्लोरोफिल। लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं यूकैरियोटिक का ही नाम आ रहा है, सिर्फ किसको छोड़ करके? मोनरा। तो एक किंगडम में प्रोकैरियोटिक सेल है, बाकी चारों किंगडम में यूकैरियोटिक। ये हो गया 5 किंगडम सिस्टम की कहानी की भी बात। और इसमें हम देखेंगे कि यूकैरियोट बनी है किससे? प्रोकैरियोट से। और इनके बीच में कौन सा फिनोमेना बताया था? हाँ, जोर से बोलो, कंपार्टमेंटाइजेशन। तो कंपार्टमेंटाइजेशन वही है जो साइटोप्लाज्म को बांट दिया किसमें? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल में। ठीक, और इतना ज़्यादा कंपार्टमेंट हुआ कि बीच में अपने आप ही एक कंपार्टमेंट बन गया। ऐसे कौन सा एनवेलप? न्यूक्लियर एनवेलप। इसके अलावा तमाम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और जेनेटिक मटेरियल बना लिया क्रोमोसोम, क्योंकि आ गई कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन्स। ठीक है, तो यही पूरा डिटेल में हम लोग को पढ़ना है, एक एक स्टेज बाई स्टेज पढ़ते चले जाएंगे। यूकैरियोटिक की तो बात करनी है, कर लेंगे, काहे की दिक्कत है? तो लिख लो एंड ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। पूरे चैप्टर में यही डिटेल में है। यूकैरियोटिक सेल, उसमें लिख लो having chromosomes with the presence of histones. Through the formation of क्या? Through the formation of nucleosome and chromatids. Through the formation of nucleosomes and chromatids. Nucleosome याद है ना? DNA plus histones is equal to nucleosome. बीच में क्रोमैटिड न्यूक्लियोसोम बनेगा, फिर क्रोमैटिड बनेंगे, फिर क्रोमोसोम बनेगा। ठीक है ना? सर क्रोमैटिन रेटिकुलम, एक वर्ड दिया था वो परसों पे, क्रोमोनिमेटा, क्रोमोफिल करके कुछ था। चलो देखना तो पड़ा। क्रोमैटोफोर्स, क्रोमैटोफोर्स जी सर, फोटोसिंथेसिस वाला। फोटोसिंथेसिस स्ट्रक्चर होते हैं यूग्लिनॉइड में, बैक्टीरिया में सर होते हैं, मतलब वो फोटोसिंथेसिस का काम। क्रोमैटोफोर्स। देखिए भाई, सर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन थ्रू फॉर्मेशन थ्रू न्यूक्लियोसोम एंड क्रोमैटिड्स। ठीक है, अब इस पूरी यूकैरियोटिक सेल को हमने बाहर से अंदर की तरफ डिफ्रेंशिएट करते चले आना है, देखते रहना है कौन कहाँ पर है। तो लिख लो एक लाइन,
An eukaryotic cell can be differentiated. An eukaryotic cell can be differentiated from outward to inward as number 1 cell envelope. सेल एनवेलप. अब सेल एनवेलप में दोनों बातें आ जाएंगी. एनवेलप मतलब एनवेलप लिफाफा, कवरिंग हो जाएगा. हाँ, सेल एनवेलप. ठीक है, तो सेल एनवेलप में दोनों चीज़ें आ जाएंगी. प्लांट सेल होगी तो सबसे बाहर क्या आ जाएगा? सेल वॉल आ जाएंगी. एनिमल सेल है तो उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी. और प्लांट सेल होगी तो सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन आएगी. लेकिन दोनों में सेल मेम्ब्रेन रहेगी. इन दोनों को मिला के कहेंगे कौन सा एनवेलप? सेल एनवेलप. वहाँ पे सेल एनवेलप कह रहे थे 3 चीज़ों में, यहाँ सेल एनवेलप 2 चीज़ें. वहाँ पे सेल एनवेलप ग्लाइको बोलो, वहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन. यहाँ पे क्या रहेगा? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन. अभी दोनों को निपटा देंगे 5 मिनट में. देखिए, ठीक. और अंदर पहुंचेंगे तो टहलते दिखाई दे रहे हैं साइटोप्लाज्म में. भाई पहले बाउंड्री देखेंगे. किसी के घर में घुस जाओगे, पहले बाउंड्री पढ़ोगे, समझोगे, कुछ दरवाजे देखोगे, फिर अंदर गए. अंदर देखा तो जो है सबके अपने अपने कमरे बने हुए हैं और सब में अलग अलग मशीनें लगी हुई, काम चल रहा है. कहीं फूड बन रहा है, कहीं फूड स्टोर हो रहा है, कहीं प्रोटीन ही प्रोटीन धकाधक बनती जा रही है. उन ऑर्गेनल के नाम पड़े हुए हैं. साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनल हैं तो उनको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल. तो नंबर 2 कर दीजिए साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल. नंबर 1 कर दिया सेल एनवेलप, नंबर 2 कर दिया साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है, धीरे धीरे सब कंडेंस होती चली जाएगा चैप्टर. अब यू प्रोकैरियोट्स का कहीं कोई नाम नहीं है. अब हमारी इच्छा हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ अब किसमें चल रहा है? यूकैरियोटिक. पूरा यूकैरियोटिक स्टडी है. सेल के साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल. और साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल आपको बता दें, हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे. ER एक साथ पढ़ेंगे, गोल्जी साथ में पढ़ेंगे, वैक्यूल भी उसके साथ ले लेंगे. और लाइसोसोम कहीं दिखाई दे रहा है? कहाँ है लाइसोसोम बेटा? आवाज लगानी पड़ रही तब भी नहीं सुन रहा है. ये इन चारों को एक साथ लेंगे. क्यों लेंगे चारों को एक साथ अभी बताएंगे. क्योंकि गोगली ऑपरेटर से ही सब मतलब गोगली गोल्जी आपने क्या गूगल से गोगली लिया है क्या? गोल्जी नहीं, गोल्जी ऑपरेटर्स इसके अंदर है, ये बताते हैं. ये हो जाएंगे जब. उसके बाद में 2 जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 2 ही हमारी मेन प्लांट फिजियोलॉजी है. एक फोटोसिंथेसिस तब तक पल्ले नहीं पड़ेगी जब तक क्लोरोप्लास्ट की बाल की खाल नहीं पता होगी. प्लांट रेस्पिरेशन नहीं समझ में आएगा जब तक माइटोकॉन्ड्रिया की माइटोकॉन्ड्रियन तक नहीं पहुंच जाएंगे. ठीक है, तो ये दोनों समझ गए तो समझो सेल वो प्लांट फिजियोलॉजी का आधा काम हो जाएगा. आधा काम हो जाएगा. ठीक, उसके बाद में आएगा बच्चे कुछ जो बचेंगे उन्हें निपटा लेंगे. और उनके लिए हमें साइटोप्लाज्म में कूदना पड़ेगा. बाहर वाले तो दिखाई देगा, दिख कहाँ रहे हैं सब. माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गया, क्लोरोप्लास्ट भी हो गया. जब अंदर कूदेंगे तो साइटोप्लाज्म के अंदर तमाम ऐसे हीरे पड़े हुए हैं जो कहलाते हैं साइटोप्लाज्मिक एंडोस्केलेटल या साइटोप्लाज्मिक स्केलेटल, या कौन सीधे सीधे कि साइटोस्केलेटल. इसी साइटोस्केलेटल में आते हैं, आपको बता दें, सीलिया फ्लैजिला, बेसल बॉडी, स्पिंडल बॉडी, सभी उसी से पैदा होंगे. उनके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे 9+0, 9+2, ये सब कहानी. ठीक, और फिर उसके बाद में पता चला कि ये जितना खेल चल रहा है इसको कंट्रोल करते हुए कंट्रोलिंग सेंटर के फॉर्म में एक ही बंदा है, न्यूक्लियस.
और न्यूक्लियस जो है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो क्या लिखा आपने, साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स, उन सबको लिखने की जरूरत थोड़ी थी, वो सब नहीं, खाली साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल में सब आ जाता है ना। साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल हो गया, पहला लिखा सेल एनवेलप, फिर सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्मिक और सेल ऑर्गेनेल, तीसरा लिखिए अब आप न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर एनवेलप, विद न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप। तो बाहर से अंदर की तरफ अगर चलेंगे तो पहला स्ट्रक्चर कौन दिख रहा है, पहला सेल एनवेलप, क्या दिख रहा है, दूसरा साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल, तीसरा यानी क्या दिख रहे हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, क्या दिख रहे हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हो गए, सॉरी न्यूक्लियस विद, न्यूक्लियस, आई एम सॉरी, न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप, ये तीन हो गए। चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन हम भी उसके पीछे पड़ा है, देखते हैं क्या होता है। तो हैंड डाल दो सेल एनवेलप, सेल एनवेलप, न्यूक्लियर सेल ऑर्गेनेल नहीं है, न्यूक्लियर सेल ऑर्गेनेल नहीं है, न्यूक्लियर में कोई ऑर्गेनेल नहीं है। न्यूक्लियर इसके अपने कंपोनेंट हम लोग देखेंगे, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन रेटिकुलम, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सब न्यूक्लियस में देखेंगे। और बेसिकली साइटोस्केलेटन शुरू होते ही, न्यूक्लियस शुरू होते ही हमारा अगला चैप्टर चालू है, सेल डिवीजन। इसीलिए सेल डिवीजन एक साथ पढ़ाएंगे, बायोमॉलिक्यूलर अलग पढ़ाएंगे, क्योंकि सेल डिवीजन में 2 क्लास लगेंगे बस। ठीक है, हो गया। अब आप एंड डाल दीजिए सेल एनवेलप, और कौन से में, इस बार वाले थोड़ी है, अगले में, हाँ तब तक करा देंगे। थर्ड में मतलब कंबाइंड होगा, फिर फोर्थ वाले में। हाँ एंड डाल दो। ऑनलाइन सर कैसे दिया जाता है? ऑनलाइन तो फिर वो ऐप डाउनलोड के बता देंगे। मैं तो सर नहीं पे जाऊंगा, हाँ अपना बैठोगे तो माहौल बनता है। लेकिन सर उस दिन तो वही लोग हाँ 10 बजे का रहता है ना असल में। नहीं, हम लोग सोचे कि 1 बजे से भी होगा, तो बच्चे रहेंगे कुछ ना कुछ, वो सब पहले दे देते हैं। अब देखो इस बार कुछ नहीं आता। ये बना लिया, जैसे ठीक है ना, इसी में बढ़ा दिया ना वो न्यूक्लियस, वो फ्लैजिला वगैरह। अब देखो भाई सेल वॉल, थोड़ा सा सर नीचे कर दीजिए, लिख लो। ठीक है, तो देखिए भाई सेल वॉल की बात करते हैं सेल एनवेलप में। तो ये पॉइंट नोट कर लेंगे, रिजिड, डेड, पोरस, सेक्रेटरी, और बनी हुई है किससे, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट, और कहाँ पे, प्लांट सेल्स। ठीक, प्लांट सेल की कैरेक्टरिस्टिक है, और ये बन रही है सेक्रीशन से, जब कुछ नहीं था। मतलब पेक्टिन एंड कैल्शियम आ जाएगा, नहीं, सब अलग अलग है, अलग अलग है, तीनों कंपोनेंट अलग है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो अब इनकी कहानी समझ लेते हैं। सेल वॉल में हम लोग देखेंगे 3 लेयर, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, टर्सरी। तो मिडिल लैमेला कैसी होगी, आउटर इनर की मिडिल, तो याद रखना है मिडिल लैमेला आउटर वॉल होती है। दो सेल वॉल की, एक सेल दूसरी सेल, दोनों सेल ने सेक्रीट किया सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन। अब इन दोनों सेल में जो सबसे पहले आया
वो दोनों सेल के बीच में लगाया, इसे कहते हैं मिडिल वॉल मिडिल लैमेला। देखो लिखना नहीं, सुन लो पहले। मिडिल वॉल मिडिल लैमेला लाइज बिटवीन टू सेल्स, दो सेल के बीच में लाई कर रही है। सुनते जाना। इसके बाद में आई अगली लेयर जो बनी है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन की, जो सेल 1 से सेक्रीट हुई और मिडिल लैमेला के ऊपर लग गई, सेल 2 से सेक्रीट हुई, मिडिल लैमेला के ऊपर लग गई। समझ गए बात को? तो इधर इस सेल वॉल के लिए ये है, इस सेल के लिए, सेल नंबर 2 के लिए ये है सेल, सेल नंबर 2 के लिए ये है सेल वॉल। तो लाल वाली क्या है? मिडिल। हरी वाली प्राइमरी। कौन बाहर है? मिडिल है। तो मिडिल लैमेला आउटर है कि मिडिल है? आउटर। तो मिडिल क्यों कह रहे हैं? दो सेल्स के, क्योंकि दो सेल के बीच में है, लेकिन सेल वॉल के लिए वो आउटर लेयर है। और इस मिडिल, हाँ बनी सबसे पहले यही है, और इसके दोनों तरफ बनने जो लगी हैं उनको हम कह रहे हैं कौन सी? प्राइमरी। प्राइमरी के बाद दोनों तरफ बन गई कौन सी? सेकेंडरी। कौन सी बन गई? सेकेंडरी बन गई। ठीक है। और सबसे नीचे कौन सी लगी हुई है इसके बाद? हाँ, सेल मेम्ब्रेन लगी। कौन सी लगी है? सेल मेम्ब्रेन लगी हुई है। आप फिर से समझिए, ये जो है इस सेल के लिए ये हो गई सेल वॉल, ये इस सेल के लिए हो गई सेल वॉल, 1 वाली सेल के लिए। अब देखो इसमें पहले कौन सी? मिडिल लैमेला, फिर प्राइमरी लैमेला, फिर बिल्कुल सेल के पास कौन सी है? सेकेंडरी। सेल के बिल्कुल बाहर कौन सी है? मिडिल। दो सेल के बीच में कौन सी है? मिडिल। लेकिन अगर हम सेल वॉल की बात करें तो आउटर कौन है? मिडिल। मिडिल कौन है? प्राइमरी। इनर मोस्ट कौन सी है? सेकेंडरी। ये दोनों बने हुए हैं पहले और दूसरे कंपोनेंट के, और ये बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ थर्ड कंपोनेंट ओनली, यानी कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट। ये दोनों बने हुए सेलुलोज और हेमी सेलुलोज से। और सुन लो, यही सेकेंडरी लैमेला है फॉर स्टोरेज। क्या करेगी? और जो भी सेल टिश्यू स्टोरेज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अर्गेस्ट्रिक। क्या कहते हैं? अर्गेस्ट्रिक। तो अपना मेरिस्टेमेटिक अर्गेस्ट्रिक है कि नॉन अर्गेस्ट्रिक है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अर्गेस्ट्रिक है कि नॉन अर्गेस्ट्रिक है? नॉन अर्गेस्ट्रिक है तो स्टोर करेगा? स्टोर करेगा तो सेकेंडरी लैमेला होगी? नहीं होगी। बाकी सब में पाई जाएगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में सेकेंडरी लैमेला नहीं पाई जाएगी। समझिए कॉन्सेप्ट? नहीं तो हम भी एनसीईआरटी से अंडरलाइन करा देते, लेकिन ये आपको इसलिए दिखाया कि पूछा जाए तो ध्यान रखो क्या पूछा जा रहा है। मिडिल लैमेला दो सेल के बीच में पूछी जा रही है कि सेल वॉल के बीच में पूछी जा रही है? दो सेल के बीच में यस मिडिल लेयर है, सेल वॉल में आउटर मोस्ट, मिडिल के बाद प्राइमरी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी। जो हम कहते हैं कैल्शियम पैक्टेट मैग्नीशियम पैक्टेट भी होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मिडिल लैमेला। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट, इसका नाम लिख लेना, मतलब कैल्शियम पैक्टेट। इसमें कर देना सेलुलोज हेमी सेलुलोज, सेलुलोज हेमी सेलुलोज, दोनों मिले को फटाफट कंप्लीट करो। और इसके नीचे लगी हुई कौन? नोट करते चलो, सुनते चलो। इसके नीचे लगी कौन? कौन लगी है? सेल मेम्ब्रेन। लिविंग कि नॉन लिविंग?
सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल डेड सेल वॉल डेड लिख ही चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन लिविंग है। और ये सेल मेम्ब्रेन जो है धीरे से घुसना शुरू करती है और आर पार निकल जाती है, किससे? इस मिडिल लैमेला से। किससे? इस मिडिल लैमेला से। और बना लेती है पोर्स। इन पोर्स को कहते हैं प्लाज्मा डेस्मेटा। क्या कहते हैं? तो ये देखो येलो जो लाइनिंग जा रही है किसकी जा रही है? प्लाज्मा लेमा की कि सेल वॉल की? सेल मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन पास हो रहा है सेल वॉल के थ्रू। तो लिविंग सिस्टम पास हो रहा है डेड सिस्टम के थ्रू कि डेड पास हो रहा है लिविंग के थ्रू? कहीं पता नहीं क्या खोपड़ी पर आ जाएगी। लिविंग पास हो रहा है डेड के। लिविंग सिस्टम पास हो रहा है डेड के थ्रू। तो लिविंग पोर्स है ये एंड पासेस थ्रू डेड सिस्टम। इनको कह रहे हैं प्लाज्मा डेस्मेटा। दैट इज इनफोल्डिंग सेल मेम्ब्रेन थ्रू क्या? थ्रू डेड सेल वॉल। और ये बना रहे हैं प्लाज्मा डेस्मेटा। यही वो पोर्स हैं जब आप मेम्ब्रेन से नहीं जाने देंगे तो फ्लो कैसा होगा? मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन या सेल टू सेल, साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, जिसको बोलेंगे कौन सा प्लास्ट? सिम्प्लास्ट कि एपोप्लास्ट? सिम्प्लास्ट। जब मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन चलेगा तो एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट जब चलेगा तो किधर से कूद कूद के जाएंगे? एंट्री मारेंगे किधर से? प्लाज्मा डेस्मेटा से साइटोप्लाज्म में, फिर अगले प्लाज्मा डेस्मेटा से अगले साइटोप्लाज्म में। तो प्लाज्मा डेस्मेटा के थ्रू फ्लो भी आ जाए तो आप किस पे टिक करेंगे? सिम्प्लास्ट। चलें, कहाँ की कहानी चल रही याद है ना? एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं हम लोग। कैस्पेरियन स्ट्रिप फिर मिला दिया था, उधर दिखा दिया था। नोट करें फटाफट। सर वो दोनों लेयर मतलब सेलुलोज एंड हेमोसेलुलोज के बने हुए, प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन मिडिल लैमेला सिर्फ कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट। उसमें भी मेनली कहा जाए तो आप टिक लगाएंगे कैल्शियम पेक्टेट। मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। अब ये बात अलग है कि आपको आगे हम पढ़ेंगे जब सेल डिवीजन तो पता चला ये जो सबसे पहले वॉल बन रही है ना, ये वही है जो वहाँ सेल प्लेट बनती है। मिडिल लैमेला इज नथिंग, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेल प्लेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्यों? क्योंकि जब सेल डिवाइड करती है तो दो सेल बनेंगी। दो सेल बनेंगी तो बीच में सेल वॉल बनेगी नहीं बनेगी? उसकी शुरुआत की कहानी होती है सेल प्लेट से। तो सेल प्लेट का बनना शुरू हो गया सेल वॉल का। सेल प्लेट का बनना शुरू हो गया कौन से मेम्ब्रेन का? मिडिल लेमा का, मिडिल लैमेला या मिडिल मेम्ब्रेन का। इसलिए कह रहे हैं कि दोनों सेल से सेक्रेट होके आते हैं। इधर भी सप्लाई कर रही हैं कि जब बंटवारा हो ही गया हमारे तुम्हारे बीच में तो अब क्यों ना मेड़ बना ली जाए, दीवार बना ली जाए, पार्टीशन बना लिया जाए। तो वो पार्टीशन कौन बना रहा है? सेल वॉल बिगिंस एज द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, जो रिप्रेजेंट करेगी आगे चल के किसको? मिडिल लैमेला को। सेल डिवीजन के समय जो सेल प्लेट है वो बेसिकली फ्यूचर की मिडिल लैमेला ऑफ सेल वॉल है। अब आ जाइए बात सेल मेम्ब्रेन की करते हैं।
या जिसे कहते हैं प्लाज्मा लेमा, या जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, तीनों एक ही बात है। और इसे अब हम पढ़ेंगे डेल से, दिल से नहीं, डेल से। डेल से डेलिकेट इलास्टिक लिविंग सेमी परमिएबल सेमी सॉलिड या सेमी फ्लूडी, सेमी सॉलिड या जिसे कहते हैं क्वासी फ्लूडी, क्वासी फ्लूड। फ्लूड ऐसा जो सॉलिड की तरफ बढ़ रहा है, देखने में लग रहा है कि सरफेस है पूरी मोटी सी, ठीक, आराम से निकल जाएंगे। पैर रखा तो धीरे से फट से कीचड़ में चला गया। तो लिक्विड है कि सॉलिड है कि सेमी सॉलिड है? सेमी। ऐसी सेल मेम्ब्रेन रहती है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन की कहानी है, आपको सही बात बता रहे हैं, झूठ बात नहीं बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? सही बता रहे हैं, बाद में झूठ बताएंगे। कि याद रखना ये एसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल नहीं है कि ये बहुत अच्छी तरीके से एक के बाद ऐसे अरेंज रहती हैं, बीच में से डिवाइड करो तो बराबर बढ़ जाएंगे। नहीं, सिमेट्रिकल नहीं है। कैसी है? एसिमेट्रिकल है। ये नीट में भी आता है क्वेश्चन, और ये आईएएस में भी आता है क्वेश्चन, जीएस में भी पूछा जाता है, ठीक है, और जेआरएफ में भी पूछा जाता है, जो एमएससी की बात तैयारी करते हैं। एसिमेट्रिकल है, उसका एग्जाम्पल अभी बताएंगे कैसे क्यों है। एसिमेट्रिकल है, और एसिमेट्रिकल में इसके कंपोनेंट एसिमेट्रिकली यानी सिस्टमैटिक कि इर्रेगुलरली इधर उधर बिखरे पड़े हैं। और हैं कौन कौन से? हैं कौन कौन से? हैं ये फास्फोलिपिड। क्या क्या है? लिपिड नहीं, क्या है? फास्फोलिपिड यानी फास्फेट और लिपिड। हैं ये प्रोटीन्स, हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन शुरुआत में इनके बारे में नहीं बताया गया। शुरुआत में ये पॉइंट नहीं बताए गए जिनको हम स्टार लगा रहे हैं। ना तो ये बताया गया, ना ही इसकी प्रेजेंस बताई गई, ना ही इसके बारे में बताया गया। ये 3 पॉइंट जरूर घुमा फिरा के आपसे एसेशन रीजन से लेके कैसे पूछे जाएंगे, और आपको ध्यान रखना है इसे, और भी ध्यान आता चला जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन से लिखो, नोटेड, लिखो फटाफट। तभी तो एसिमेट्रिकल है, और रेगुलर लगा होता तरीके से तो सिमेट्रिकल होता। हाँ, नोट करो फटाफट। लिख लिया? पहले बताओ, बैठे जा रहे हैं हम। सेल मेम्ब्रेन करो। कंप्लीट करो। वैसे देखने में तो सेल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारा सेल में भी क्या पढ़ना, लेकिन सेल में ऐसी ऐसी चीजें खुदेंगे अभी ये खुदा भी देख लेगा।
एक सेल मतलब जितना हम लोग कार्य करते हैं उससे ज़्यादा कहीं कार्य सेल करती है। और सेल से बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बनेंगे जो आगे तक आपके काम आएंगे। फिजियोलॉजी सब, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी और फिर सब बायोटेक, इकोलॉजी, सब जगह तो जब सेल की इंफॉर्मेशन ही नहीं तो क्या समझोगे। और सर लिविंग, और इसके साथ जब तड़का जोड़ दिया जाता है किसका, बायोमॉलिक्यूल, तो फिर दाल और बढ़िया हो जाती है। ठीक है, हो गया नोटेड, ये लिख लिया। अब देखो क्या हुआ शुरुआती में, अर्ली स्टेज में, अर्लियर according to, earlier comma according to unit membrane model of Robertson, according to unit membrane model of रॉबर्टसन मतलब पूरा नाम है, ये ना समझे कि रॉबर्ट का लड़का था कोई, तो रॉबर्ट क्या काम करते थे, अंग्रेजों के नाम ऐसे ही होते हैं, रॉबर्टसन। ठीक, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ रॉबर्टसन। द फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर अरेंज्ड symmetrically in such a manner such a symmetrical manner, हाँ बोली जाती है, सिमेट्रिकली इन सच ए मैनर दैट टर्म्ड एज यूनिट मेम्ब्रेन। तो देखिए, एक ही होगी बाहर की आउटर प्रोटीन लेयर, एक हो गई अंदर की प्रोटीन लेयर, और बीच में लगी हुई है फास्फोलिपिड की बाइलेयर। इस पूरे अरेंजमेंट को आगे चल के नहीं माना गया, इस पूरे अरेंजमेंट को ही कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? अब अगर ऐसे ही अरेंजमेंट डबल हो जाता तब क्या होता, बताते हैं अभी। हम लोग याद करेंगे, ये जो हिस्सा होता है ये रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव चार्ज के साथ फास्फेट को, इसे कहते हैं हेड। इधर ये जो नीचे लटकी हुई हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं लिपिड को, और ये रहता है नेगेटिव चार्ज, ये रहता है अनचार्ज। तो ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं हेड, जहाँ पे कौन मौजूद है? फास्फेट, जो कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। ये हिस्सा कहलाता है टेल, जहाँ पे मौजूद है फैटी एसिड्स। क्या मौजूद है? फैटी एसिड्स। ये कैसा है? अनचार्ज्ड है। जो अनचार्ज्ड है उसी को कह देते हैं पोलर। क्या कह देते हैं? पोलर। जो अनचार्ज उसी को कहते हैं नॉन पोलर, सॉरी, जो अनचार्ज उसी को कह देते हैं नॉन पोलर, जो चार्ज्ड है उसी को कह देते हैं पोलर। दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई भी सब्सटेंस मिले जो पोलर और नॉन पोलर में, चार्ज्ड और अनचार्ज्ड में डिफरेंशिएट हो, उसे कहते हैं एम्फीपैथिक। कैसा मॉलिक्यूल? तो ये जो फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड भी कैसा है? फास्फोलिपिड भी एम्फीपैथिक है। फास्फोलिपिड भी कैसा है? एम्फीपैथिक है, क्योंकि एक हिस्सा इसका चार्ज्ड है, एक हिस्सा अनचार्ज्ड है, एक हिस्सा
चार्ज्ड है और दूसरा हिस्सा अनचार्ज्ड। एक हिस्सा पोलर है, दूसरा हिस्सा नॉन पोलर है, एंड सेम डिसॉल्व सेम, मतलब नॉन पोलर नॉन पोलर, जैसे आपकी संगत होगी वैसे ही आपकी पंगत होगी, ठीक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो पोलर में पोलर समा जाएगा और नॉन पोलर में, तो यहाँ पे देखो ये जो हिस्सा है वो पोलर है और ये जो हिस्सा लगा हुआ है दोनों नॉन पोलर है। तो पोलर पोलर को तो आने देगा, लेकिन नॉन पोलर को तो आने देगा, लेकिन नॉन पोलर किसके साथ बदमाशी करेगा? पोलर के साथ। नॉन पोलर किसके साथ बदमाशी करेगा? पोलर के साथ। ये अभी हाल फिलहाल समझ लो, ये समझ गए फास्फोलिपिड। तो और फास्फोलिपिड को हमने क्या कहा? एम्फीपैथिक कहा। क्या कहा? एम्फीपैथिक कहा। चलो, एम्फीपैथिक कहीं पर भी मिले कैसा होना चाहिए? एम्फीपैथिक, एक चार्ज और एक अनचार्ज, एक पोलर और एक नॉन पोलर। जो पोलर होगा, पानी कैसा होता है, पोलर की नॉन पोलर? पोलर। ठीक, तो पानी अगर पोलर है तो पानी इसमें डिसॉल्व हो जाएगा कि नहीं? इसलिए ये एंड कैसा हो गया? हाइड्रोफिलिक की हाइड्रोफोबिक? भागेगा पानी से। और ये कैसा हो जाएगा? हाँ, हाइड्रोफोबिक, भागना। ठीक, तो हम एम्फीपैथिक समझ गए, फास्फोलिपिड समझ गए, पोलर नॉन पोलर समझ गए, हाइड्रोफिलिक है समझ गए। पोलर से पोलर चला जाएगा, पोलर फंसेगा कहाँ पे? नॉन पोलर एरिया में। ठीक है, अंदर की बाहर? अंदर, क्योंकि अंदर साइड है ना, नॉन पोलर समझेंगे आगे। ये जो अरेंजमेंट, इसको कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन। ये माना नहीं जाता है, इसका अरेंजमेंट हटा दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, लेकिन आज भी कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल यूनिट मेम्ब्रेनस, लाइसोसोम सिंगल यूनिट मेम्ब्रेनस, राइबोसोम यूनिट मेम्ब्रेनलेस। यूनिट मेम्ब्रेन है क्या? यूनिट मेम्ब्रेन है प्रोटीन, फास्फोलिपिड प्रोटीन की एक लेयर अगर है तो ये एक यूनिट मेम्ब्रेन है। यही लेयर दोबारा रिपीट हो गई, प्रोटीन फास्फोलिपिड प्रोटीन फास्फोलिपिड प्रोटीन, तो क्या हो गया? ये डबल यूनिट मेम्ब्रेन हो गई। यानी एक यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब PPL। ये कौन से दौरे पड़ रहे हैं? PPL, प्रोटीन फास्फोलिपिड प्रोटीन। ये अगर एक लेयर है तो डबल यूनिट है, और इसी का रिपीटिशन हो गया। रिपीटिशन कहाँ से हो गया? यहाँ से। एक लेयर तो ये हो गई, एक लेयर और हो गई तो ये डबल यूनिट मेम्ब्रेनस हो गया। ये सिंगल यूनिट है, इस यूनिट में ये दिखाई दे रहा है आपका। ऊपर नीचे सैंडविच बना दिया, ऊपर नीचे ब्रेड लगा दी और बीच में 2 आलू के कतरे रख दिए, 40 रुपए काम हो गया। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, आउटर प्रोटीन इनर प्रोटीन, बीच में बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड। कहीं पर इन्होंने कार्बोहाइड्रेट का नाम लिया? कहीं पर एसिमेट्री का नाम लिया? कहीं पर सेमी फ्लूइड सेमी सॉलिड का नाम लिया? क्वासी फ्लूइड का नाम नहीं लिया। वो लिया किसने? जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, ये बना लिया पूरा। वो लिया किसने? पहले इसको क्लियर कर दें। सेल ऑर्गेनेल्स। सबसे ज्यादा मिलेंगे डबल यूनिट मेम्ब्रेनस, कुछ मिलेंगे सिंगल यूनिट मेम्ब्रेनस, कुछ मिलेंगे मेम्ब्रेनलेस। डबल यूनिट मेम्ब्रेनस में आएंगे ER, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है, हाँ गोल्जी ऑपरेटस भी आएगा, न्यूक्लियस,
क्लोरोप्लास्ट। हाँ सर, क्लोरोप्लास्ट। सिंगल में आएगा जो तो छोड़ दिया वैक्यूल। ठीक, लाइसोसोम, लाइसोसोम, स्फीरोसोम, यानी सबको कहते थे माइक्रो बॉडीज। स्पाइरोसोम, स्फीरोसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम। मेम्ब्रेनलेस में आ जाएंगे राइबोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, समझ गए। यहाँ पे दो बार प्रोटीन, फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड प्रोटीन, फिर प्रोटीन, फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड प्रोटीन। यहाँ पे सिंगल प्रोटीन, फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड प्रोटीन। यहाँ पे कोई ऐसी नहीं होंगी, ये सब पार्टिकल होंगे। ये आरएनए और प्रोटीन के होंगे, ये भी आरएनए और प्रोटीन के होंगे। ये जो है सिर्फ और सिर्फ पाए जा रहे होंगे साइटोप्लाज्म से, और कुछ स्ट्रक्चर होंगे ट्यूबुलिन प्रोटीन के। समझिए। अब एंड डाल दीजिए आप यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, हाँ ये है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर, और सिंगर नाम है, ये बजाने वाले नहीं थे कोई, गाने वाले सोचो, सिंगर और निकोलसन। और इन्होंने क्या दिया, फ्लूइड और मोज़ेक, बस ये याद रखो। कौन सा मॉडल? तो इन्होंने कहा कि इसमें फ्लूइडी फास्फोलिपिड पाई जाती है। क्या कौन पाई जाती है? फ्लूइडी फास्फोलिपिड पाई जाती है, जिसमें इरेगुलर शेप्ड मोज़ेक फैशन में प्रोटीन लगे रहते हैं। वो प्रोटीन हो सकता है कि स्मॉलर हो तो हम बोलेंगे माइक्रो प्रोटीन्स, बड़े हों तो मैक्रो प्रोटीन्स, बाहर की तरफ हों तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। कैसी? एक्सट्रिंसिक या पेरीफेरल प्रोटीन्स, एक्सट्रिंसिक या पेरीफेरल प्रोटीन्स। अंदर की तरफ है तो इंट्रिंसिक या इंटीग्रल या चैनल प्रोटीन्स या टनल प्रोटीन्स, लो नाम ही नाम लो। ठीक है, ये कहते हैं इनको एक्सट्रिंसिक या पेरीफेरल प्रोटीन्स। मैक्रो है, माइक्रो है, स्मॉलर है कि ये छोटी हैं कि बड़ी हैं, स्मॉलर है तो माइक्रो, बड़ी है तो मैक्रो। लेकिन एक सबसे ख़ास बात ये है कि ये बेटा रहेंगी कौन से फैशन में? मोज़ेक फैशन में। इधर उधर आड़ी तिरछी पड़ी हैं, लेकिन कभी भी क्या नहीं है ये, नेवर क्या, उसी को क्या उनसी फैशन कहते हैं? पढ़ा था भी मोज़ेक विजन का अप्रोच में। ठीक है, नेवर क्या लिखें? ओवरलैप, नेवर ओवरलैप्ड। अंदर की तरफ कौन सी? इन्हीं में से जो बहुत अंदर रहेगी वही काम करने लगेगी एज ए कैरियर प्रोटीन। क्या करने लगेगी? कैरियर प्रोटीन। और निजात दिलाएगी उनको जो बवाल कर रहे हैं, जो नहीं जाने दे रहे हैं। किसको? 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 पोलर को कि नॉन पोलर को? फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलर सब्सटेंसेस। किसको? इस पार से उस पार अगर ये फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फैसिलिटेट कर रहे हैं, या मूव कर रहे हैं अलोंग, दोनों में फर्क है। हमने रास्ता बता दिया, वहां चले जाओ,
और दूसरा वहां तक लेके गया। यस। कौन मोटाइल है, कौन नॉन मोटाइल साथ में? मोटाइल जो लेके जा रहा है। जो लेके जा रहा है। लेके जाएगा। जो मोटाइल है, मूव अलोंग है जो जी। उस सब्सटेंस के, उसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं? और जो वहीं पे है लेकिन हेल्प कर रहा है, उसे कहते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? फैसिलिटेड डिफ्यूजन में भी कैरियर प्रोटीन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी कैरियर प्रोटीन, लेकिन एनर्जी किस में? ठीक, कैरियर प्रोटीन दोनों में, लेकिन मोटाइल कैरियर प्रोटीन किस में? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में या फैसिलिटेड डिफ्यूजन में? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मोटाइल, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में नॉन मोटाइल। ब्रिज की तरह कौन है? फैसिलिटेड ब्रिज थोड़ी चलेगा तुम्हारे साथ। लेकिन बोट की तरह कौन है? उसमें बोट का काम भी कैरियर प्रोटीन, इसमें ब्रिज का काम भी कैरियर प्रोटीन। ठीक, अब देखो ये जो फ्लूडी फॉर्म में कहा है, फ्लूडी फॉर्म में जो अरेंजमेंट है, ये जो फ्लूडी फॉर्म है, यही फ्लूडी फॉर्म कहता है कि ये सॉलिड नहीं है। सेल मेम्ब्रेन कैसी है? सेल मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड। तो क्वासी फ्लूइड किसकी वजह से? ड्यू टू क्या? फास्फोलिपिड। दूसरी बात सुनते जाओ। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि सेल सिमेट्रिकल नहीं, एसिमेट्रिकल है सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज ऑफ इरेगुलर माइक्रो, मैक्रो, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, पेरिफेरल, इंटीग्रल अरेंजमेंट ऑफ व्हाट? प्रोटीन्स। सो सेल मेम्ब्रेन इज सिमेट्रिकल की एसिमेट्रिकल? हैं? दिया भी घुमा के, एसिमेट्रिकल। सेल मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल। नोटेड? अब नोट कर लो। और तीसरी सबसे बड़ी चीज नोट करो, पहले फिर बताते हैं। अब सोच रहे हो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो लग रहा है पहली बार पढ़ रहे हैं। ये सुनने को भी हम कितनी बार इसको पढ़ चुके हैं, सर आज मुझे ऐसा लगा कुछ अजीब पढ़ लिए। क्योंकि जब सेल शुरू करते हैं तो बच्चे कहते हैं सेल पढ़ाएंगे, और देखो तो भी तुमने देखी कहाँ है सेल? और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मतलब बोलने वाले कभी नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा मतलब हेडलाइन पर ले रहे हैं। नहीं, और सब एनसीईआरटी में भी दिखा देंगे तुम्हें, कुछ बाहर का एक भी लाइन नहीं है। एक ही नाम का प्रोचार है, एक ही नाम का पूरा डिस्क्रिप्शन कर। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में सब कुछ आ जाएगा। फ्लूइड पकड़ो, मोज़ेक पकड़ो, हो भी काम। मैं क्रैश कोर्स भी तो चलाना है, रिवाइज भी तो कराना है, आगे भी रिवाइज बना बन। उसमें नोट्स तुम्हारे पास रखे रहेंगे, चलता जाएगा। बाकी वीडियो देखते रहिए। एक मिनट। पैसिव तो आएगा ही भाई। पैसिव तो जो जिसको रोका राकी नहीं कर रहा आ जा रहा है, वो तो ऑस्मोसिस है, सिंपल डिफ्यूजन है। वो तो डिफ्यूज है। हाँ, कैरियर प्रोटीन की कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, जिन्हें रोकेंगे उनके लिए जरूरत पड़ेगी। हो गया। अब तीसरी चीज देखो सबसे बड़ी, कि यहाँ पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आल्सो इंट्रोड्यूस्ड
द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यही वो मॉडल है जिसने कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस को भी इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले कोई ये नहीं कहता था कि कार्बोहाइड्रेट भी होता है। और कार्बोहाइड्रेट के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ग्लाइको। कहीं पर भी ग्लाइको लिखा हुआ इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट फ्री नहीं होगा, बल्कि या तो जुड़ा होगा किसके साथ में, लिपिड के साथ, यानी फास्फोलिपिड के साथ, और बना रहा होगा ग्लाइकोलिपिड, या फिर जुड़ा होगा किसके साथ में, प्रोटीन के साथ, और बना रहा होगा क्या, ग्लाइकोप्रोटीन। लेकिन कहीं पर भी आपको अकेला ग्लाइको नहीं मिलेगा। या तो फ्यूज स्टेज में, कंबाइंड स्टेज में किसके साथ में, कार्बोहाइड्रेट प्लस फास्फोलिपिड, या फिर ये कंबाइंड होगा कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। ठीक, अब देखो खेला, ये कार्बोहाइड्रेट कभी खाली अकेला एज ए इंडिविजुअल एंटाइटी इन सेल मेम्ब्रेन ऑब्जर्व्ड नहीं होगा। या तो ये फ्यूज होगा किसके साथ, या फिर बनाएगा, या फिर इन दोनों को ही कंबाइंड फॉर्म में कह देते हैं ग्लाइको कैलिक्स। कह लें ग्लाइको कैलिक्स तो वहां पढ़ रहे थे। वहां पे ग्लाइकोकैलिक्स सेल एनवेलप की सबसे आउटर इंडिपेंडेंट लेयर एज ए स्लाइम लेयर या कैप्सूल थी। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोकैलिक्स फंसा दी है किसके साथ में, सेल मेम्ब्रेन में एज ए कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट। और ग्लाइकोकैलिक्स का अरेंजमेंट आपको बता दें कि ये जो अरेंजमेंट है बेटा, ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक, पेक्यूलियर अरेंजमेंट दिखाई देता है इन ईच सेल। ठीक, वैसे ही जैसे हर एक का सिग्नेचर कैसा होता है, एक ही जैसा है कि पेक्यूलर है, स्पेसिफिक है, अलग है। इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग क्या, सिग्नेचर ऑफ सेल। हर एक सेल में अरेंजमेंट जो होगा वो होगा किसका, ग्लाइकोकैलिक्स का। और जो हम लोग पढ़ते हैं ना एंटीजन, एंटीजन की पहचान उनकी बाहर की जो चुटियां लगी होती हैं ग्लाइकोकैलिक्स के, इन्हीं से हो जाती है। हर एक एंटीजन अलग अलग रहता है, हर सेल अलग है, हर सेल के ऊपर की ग्लाइकोकैलिक्स जो होंगी वो अलग अरेंजमेंट में रहती हैं। दैट इज द सिग्नेचर ऑफ सेल। यानी किसमें हेल्प कर रहा है ग्लाइकोलाइसिस, सेल को पहचानने में। हेल्प्स इन किसमें, सेल रिकॉग्निशन। बताओ सही या गलत, तो बोलो हाँ 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 हाँ, बताओ सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। क्या काम करेगा, सेल रिकॉग्निशन का मतलब समझ गए, सेल की पहचान कराने में। क्योंकि अरेंजमेंट नॉर्मल है कि पेक्यूलियर है, स्पेसिफिक है कि जनरल है, अलग अलग है हर सेल का कि सेम है, अलग अलग है। और ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये कोई अलग से लेयर है, ये कार्बोहाइड्रेट का अटैचमेंट है। और अरेंजमेंट हमेशा कार्बोहाइड्रेट फ्री है या जो है कॉन्जुगेटेड है। किसके साथ कॉन्जुगेटेड है, या तो या फिर फास्फोलिपिड के साथ है तो बोलेंगे, और कार्बोहाइड्रेट के साथ वो प्रोटीन के साथ है तो, और मिला के बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। और इसी के साथ समाचार समाप्त हो गए। सेल वॉल तक हम लोगों ने कर लिया, अब सीधे उड़ा देंगे। परसों क्लास चलेगा जिसमें बात करेंगे हम लोग साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स की नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और इसे आप अभी कोरिलेट करा सकते हैं आपके सामने, वरना बात आधी अधूरी रह जाएगी। कहोगे कहाँ चले गए, नट बोल्ट खोल गए, बाकी स्टोरी बताई नहीं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये पूरी बाउंड्री दिखा दी आपको सेल वॉल की। अब इस बाउंड्री में जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये अब सबसे पहले तो चुटियाँ पकड़ में आ गई होंगी,
ये सब जितनी भी हैं, बाहर की पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, ये गलत है, और ये लिखा हुआ है, इधर लगाओ इसको, ये तो चोटी है प्रोटीन से जुड़ी हुई है, ठीक है, ये सब चुटियाँ हैं। ये जो जुड़ रही हैं ये आपकी टनल प्रोटीन्स हो गई, इंटीग्रल प्रोटीन्स या टनल प्रोटीन्स हो गई, ठीक। ये जो ब्लूइश दिखाई दे रहा है, पूरी जो दीवार बनी हुई है किसकी है? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड में, हाँ फास्फोलिपिड है पूरी, फास्फोलिपिड में छोटे बड़े अंदर बाहर सब क्या है? ये प्रोटीन्स है। तो ये दिखा दी फास्फोलिपिड बाइलेयर, वैसे ही अरेंज है, देखो ये ऐसे इधर से आया इधर, वैसे ही अरेंज है, मतलब हाइड्रोफोबिक है अंदर की तरफ, हाइड्रोफिलिक एंड बाहर की तरफ। इनमें प्रोटीन वो ऐसे सिस्टमेटिक नहीं अरेंज है मार सिमेट्रिकल में, बल्कि बिखरी पड़ी है प्रोटीन। ऐसी कोई आउटर इनर लेयर नहीं है, बल्कि बिखरी हुई है प्रोटीन के मॉलिक्यूल फास्फोलिपिड बाइलेयर में एज ए प्रोटीन लेयर, जिसमें शुगर देखो या तो जुड़ी हुई यहाँ पर या फास्फोलिपिड के साथ जुड़ी हुई है और बना रही है। प्रोटीन बनाया है, हाँ वो सिर्फ गलत है। हाँ वो गलत बनाए हैं, ये सही है, ये हो गई आपकी, हाँ नहीं ये चलो ठीक है, ये प्रोटीन जा रही पेरिफेरल, इसके साथ ये जुड़ गई कौन सी? ग्लाइकोप्रोटीन हो गई। ये जो जुड़ी है हरे रंग के, ये ग्लाइकोलिपिड्स हो गई। अब आ जाओ, fluid nature of membrane is also important from the point of view of functions like cell growth, formation of intercellular junctions, secretion, endocytosis, cell division है ये सब, ठीक। One of the most important function of cell membrane is the transport of molecules across it. The membrane is selectively permeable. अब हर जगह हो गई है सेमी परमेबल, इसलिए हमने selectively काट दिया है, ठीक है। सेमी परमेबल लिखवाया है, सेमी परमेबल याद रखना, सारी सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल कर दी गई है, इसको हटा दिया। हाँ इसको हटा दिया है। Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy and this is known as passive transport. देखो न्यूट्रल सल्यूट्स जो ना प्लस है ना माइनस है, ना चार्ज है ना अनचार्ज, न्यूट्रल है, अनचार्ज है, may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient from higher concentration से lower। अब आ गई बात किसकी? पानी की। किसकी आ गई? पानी कैसा है? पोलर। Water may also move across this membrane from higher to lower concentration. Movement of water by diffusion is called osmosis. लेकिन अगर मामला पोलर का हो जाए, as the polar molecule cannot pass through the lipid bilayer, they require what? Carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient, यानी हायर से लोअर नहीं चल रहा है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन टू हायर टू लोअर है, लेकिन ये कैसा है? फ्रॉम लोअर टू। जब उल्टा है तो एनर्जी देंगे तो कौन सा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ गए बात को? और यही वही जहाँ लिखा है ना टनल प्रोटीन, ये प्रोटीन उसी को पोरिन्स कर देना, PORINS, पोरिन्स। पोरिन्स फॉर वाटर एक्वापोरिन्स, पोरिन्स लिख के फॉर वाटर एक्वापोरिन्स। ये देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये लगी हुई है पोरिन, ये लगी हुई है कौन सी? कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन या टनल प्रोटीन। इनके थ्रू ये तो हो गई आपकी फास्फोलिपिड बाइलेयर, आउटर साइड से इनर साइड जा रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। कौन सा डिफ्यूजन हो रहा है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है, जो यहाँ से यहाँ पास कर रहे हैं। और अभी से मिलाता हूँ जरा क्लास के बाद। और यहाँ पे लगा दी वही देखो कौन सी प्रोटीन? कैरियर प्रोटीन। अब यहाँ पे खेल दूसरा हो रहा है। अब यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि देखो बच्चा इधर से इधर गया सिंगल, ये म्यूचुअल, ये
कोरिलेटेड, तो इनके लिए हम बोलते हैं सिंगल जा रहा है तो यूनिपोर्ट, यूनिपोर्ट, अपोजिट लेन देन चल रहा है एंटीपोर्ट, एंटीपोर्ट सेम डायरेक्शन में, और सबको फैसिलिटेट कर रहा है कैरियर प्रोटीन। समझ गए बात की? ये भी कौन सा डिफ्यूजन हो गया? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कौन इसमें फैसिलिटेट कर रही है? कैरियर प्रोटीन, कौन सेवा दे रही है? कैरियर प्रोटीन्स। और कैरियर प्रोटीन्स ही जब पानी को देने लगेंगे तो क्या कहलाएंगे? देखो, एक्वापोरिन्स, पोरिन्स, कैरियर सब है। सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट आपको बता ही चुके हैं। अब आ जाओ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन द डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन, तो चढ़ाई की तरफ है कि ढलान की तरफ? चढ़ाई की अप हिल की डाउन हिल? अप हिल मूवमेंट हो जाएगा ये। विद एनर्जी की विदाउट एनर्जी? विद एनर्जी हो जाएगा। और जब विद एनर्जी हो जाएगा तो मामला देखो, यहाँ पे लिखा है कैरीड आउट बाय स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, और ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होंगी वो पंप कर रही होंगी। पंप का मतलब हो गया यूज ऑफ एनर्जी। और ये देखो आया कैरियर प्रोटीन्स, कैरीज अक्रॉस द मेम्ब्रेन दीज प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन उसमें ऊपर भी थी लेकिन वो फिक्स थी। वही तो बताया भैया कि जहाँ पे फिक्स हो गई तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मोटाइल हो गई तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मोटाइल और साथ साथ एनर्जी। जहाँ ब्रिज की तरह है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जहाँ बोट की तरह है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब बताओ प्लांट फिजियोलॉजी में पहुंच गए नहीं पहुंच गए? यही तो मेन कहानी होती है इसमें। आखिरी वाटर पोटेंशियल, इसके बाद सीधे शुरू हो जाता है खेल। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज सेल की कहानी पढ़ ली। सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब इसमें हेडिंग डाल दीजिए आप सेल ऑर्गेनेल्स। कोई कंफ्यूजन इसमें समझने में? ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स ये आपको परसों बताएंगे, कोशिश करेंगे काफ़ी हद तक कंप्लीट करा दें। सो थैंक यू। आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।